नमस्कार। इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं। वो व्यक्ति जो हरियाणा के एक छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके परिवार में वो इकलौते ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कानून की पढ़ाई की। वकालत 80 के दशक में शुरू की। उसके बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने न्यायाधीश के तौर पर सेवाएं दी। हिमाचल हाई कोर्ट में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सेवाएं देते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक का सफर तय किया। उसके बाद उन्होंने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाओं की शुरुआत की और तमाम ऐसे अपनी न्यायिक यात्रा के दरमियान उन्होंने फैसले दिए, मुकदमों के फैसले दिए जिन्होंने देश को एक निर्णायक स्पष्टता दी जो तमाम ऐसे जटिल मसले थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने दूरदर्शन न्यूज़ के लिए समय निकाला। तमाम कानूनी चीज़ों के बारे में बात करें, सबसे पहले हम इसी विषय पे बात करते हैं क्योंकि आपकी यात्रा हरियाणा से लेकर और सीजेआई के पद तक अपने आप में एक पूरी इंस्पायरिंग स्टोरी नज़र आती है। उसके बारे में किस तरीके से आप देखते हैं आज जब पलट के पीछे देखते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए प्रेरणा होगी है। जी, ये सत्य है कि मैं हरियाणा के हिसार जिला के गांव में पैदा हुआ और मेरा एक साधारण सामान्य परिवार रहा है। मैंने अपनी स्कूल की शिक्षा भी गांव के स्कूल से ही की। मैंने मैट्रिकुलेशन तक गांव में ही पढ़ा। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन के बाद ये भी सत्य है कि मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, मेरी जानकारी में कोई कानूनी पृष्ठभूमि में कोई नहीं रहा, पर इसके बावजूद मैंने निर्णय लिया कि मैं कानून की पढ़ाई करूँगा। अंततः मुझे परिवार से भी समर्थन मिला और मैंने कानून की पढ़ाई की। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मैंने प्रैक्टिस शुरू की। ये संयोगवश ऐसा हुआ कि मैंने कोई एक केस आर्गू किया वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। मेरे सीनियर का ब्रीफ था वो। उसमें मेरी बहस को या मेरी कार्यशैली को देख कर के जो डिस्ट्रिक्ट जज साहिब थे और सीनियर एडवोकेट थे वो काफ़ी प्रभावित हुए और सभी ने मुझे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने उनकी भावनाओं का मान सम्मान किया और मैं 7-8 महीने की प्रैक्टिस के बाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गया। मुझे हाई कोर्ट में भी एक कामयाब वकील होने में बहुत कम समय लगा। इस मामले में मैं भाग्यशाली कहूँगा रहा। मेरे पास बहुत अच्छे केस आए, मैंने नाम भी कमाया और मैं 38 साल की उम्र में ही हरियाणा का सबसे यंग एज में, सबसे कम उम्र का मैं एडवोकेट जनरल बना। एडवोकेट जनरल के तौर पर भी मेरी एक कामयाब भूमिका रही और उसी पद पर रहते हुए मुझे हाई कोर्ट ने, मैं 40 साल का हुआ ही था तब निर्णय लिया कि मुझे हाई कोर्ट का जज बनाया जाए और मैं 41.5 साल की उम्र में मैंने सुबह 9 बजे एडवोकेट जनरल के तौर पर अपना त्यागपत्र दिया। 9:30 बजे मेरा त्यागपत्र स्वीकार हुआ और 10 बजे मैंने बतौर हाई कोर्ट जज शपथ ली। उस लंबी यात्रा में 2018 में फिर मैं चीफ जस्टिस बना हाई कोर्ट का और मई 2019 में मैं सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुआ। उसके बाद आपको जैसा मालूम है मैं नवंबर 2025 में फिर मैंने मुख्य न्यायाधीश भारत के रूप में शपथ ली। ये सारी यात्रा मेरी शुरू की गांव में या एक विद्यार्थी के रूप में या एक नए वकील के रूप में। संघर्षपूर्ण रही पर उस संघर्ष में हमेशा सफलता भी मिली और उस सफलता का परिणाम है कि जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए मैं उन युवाओं को जो कई बार इस बात से डर और संकोच महसूस करते हैं कि उनके परिवार में, रिश्तेदार में कोई कानून की परीक्षा वाला, कानून का बैकग्राउंड का आदमी नहीं है तो उनका प्रैक्टिस में क्या स्थान होगा, मैं उनको हमेशा यही संदेश देता हूँ कि आप संघर्ष कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, सफलता आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि से निकलकर और आज इतने प्रमुख संवैधानिक पद पे बैठना अपने आप में किसी बड़ी प्रेरणादायक स्टोरी से कम नज़र नहीं आता। सर, पिछले साल नवंबर महीने में आपने मुख्य न्यायाधीश के तौर पे अपनी सेवाओं की जिम्मेदारी निभाई, शुरुआत करी आपने। जब आपने अपना इस पदभार को ग्रहण किया, क्या प्रमुख आपके दिमाग में उस वक्त प्राथमिकताएं थीं कि आपको इन चीज़ों पे तेज़ी से काम करना है जिस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते थे? और लगभग 9-1 महीने का अभी समय हो चुका है। क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं जिस प्राथमिकता को आपने तय किया था, और अभी आने वाले वक्त के लिए क्या बड़ी प्रायोरिटीज़ आपकी रहने वाली हैं? जी,
मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने के बाद ये बताया था कि मेरी एक प्राथमिकता केवल प्रशासनिकीय उपलब्धियां नहीं होंगी, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर हमें कार्य करना है और इस सफलता के लिए काम करना है। उसमें देश में जो केस पेंडेंसी है उसको लेकर के हमने विशेष कार्य करने का एक निश्चय किया। केस मैनेजमेंट का, डॉकेट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं कोर्ट में, उसके ऊपर हमने एक सुचारू रूप से एक योजना बनाई और कुछ ऐसे मामले जो बहुत ही संवेदनशील या जिनको बहुत महत्वपूर्ण, जिनकी देश पर और विभिन्न कोर्टों में जो केस पेंडिंग है उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिनकी वजह से हज़ारों केस शायद पेंडिंग हैं, उन सब मामलों को पहले निर्णय करने का हमने फैसला किया और इसी निर्णय के अनुरूप कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाया गया और बहुत सारे मैटर्स को, जिनको ग्रुप बना करके उन मैटर्स को हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि इन केसेस को अगर ग्रुप के तौर पर लिया जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी है उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने निर्णय लेकर के सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी पर, हाई कोर्ट्स की और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, ग्रास रूट लेवल पर भी जो एक निर्णायक भूमिका है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, वहाँ पर भी हमने ऐसे सुधार लेकर के आए हैं। जी सर, हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे बड़े जीवंत लोकतंत्र के तौर पे जाना जाता है और ऐसे में संविधान के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर सबकी उम्मीदें, आशाएं और निगाहें रहा करती हैं। बदले हुए सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के आधार पे मौजूदा समय में आप किस प्रकार की चुनौतियां देखते हैं जब संवैधानिक व्यवस्थाओं और परंपराओं को सुनिश्चित करने का मौका आता है तमाम न्यायिक सुनवाई में, न्यायिक फैसलों के दरमियान? देखिए, सबसे बड़ी शक्ति इस देश में हमारा संविधान है, इसलिए हमने संविधान को सुप्रीम भी कहा और संविधान में जो मूलभूत वायदे किए गए हैं, जो जिनमें हम फंडामेंटल राइट्स को, हमारे प्राथमिक अधिकारों की बात जो करते हैं, इक्वेलिटी उसमें आता है, डिग्निटी उसमें आता है, रूल ऑफ लॉ उसमें आता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उसमें आती हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका उसमें शामिल होती है। इन मूलभूत संवैधानिक ढांचे की रक्षा, उसको मजबूत करना, ये सब इसमें भारतीय न्यायपालिका की एक निर्णायक भूमिका है और न्यायपालिका को उसी भूमिका के लिए कटिबद्ध रहना है। मैं समझता हूँ कि देश में जो भी परिस्थितियों में बदलाव आता रहे, संविधान की जो मौलिक जो संरचना है वो वही रहेगी, उसको नहीं बदलाव लाया जा सकता। उसको हमने उसी तरह मान और सम्मान के साथ उसको सुदृढ़ करना है और न्यायपालिका इसमें, जैसे मैंने कहा, वो अपना एक भूमिका अदा करती है और इस भूमिका में न्यायपालिका किसी पक्ष या विपक्ष के नहीं फैसला करती, वो एक संवैधानिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित होकर फैसला करती है। जी सर, न्यायिक निष्पक्षता और न्यायिक सक्रियता को लेकर भी अलग अलग सेक्शंस में अलग प्रकार की बहस और तार्किक बातें रखी जाती हैं। आप इस दोनों के बीच में कैसे इस बैलेंस को देखते हैं और आपको लगता है कि इन दोनों चीज़ों के बीच में किस तरह से न्यायपालिका काम करती हुई आगे नजर आती है और उसका एक बेसिक फंडामेंटल किस तरीके से काम करता है? हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जनसंख्या है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको जो इस स्थिति में नहीं है कि वो कानून की अपने अधिकारों के लिए, संविधान के अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में आसानी से आ सके। तो कई बार ऐसे कम्युनिटी राइट्स के लिए, लोगों की राइट के लिए, सोशल राइट्स के लिए, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए कोर्ट को अपने आप भी, और कोर्ट में जो कोई किसी जनता के की तरफ से एक नुमाइंदे के तौर पर जो कोई आता है, तो हमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, कई बार सुओ मोटो के माध्यम से या किसी भी अन्य रूप में हमें उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम लेना एक हमारी संवैधानिक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को लोग अपने आप में जुडिशल एक्टिविज्म बोल देते हैं। उसका एक्टिविज्म का प्राय सिर्फ इतना ही है कि दो पार्टियां, जो एक पारंपरिक तरीका है मुकदमे सुनने का, उसकी अपेक्षा कोई एक व्यक्ति आया है जिसका अपना कोई अधिकार वो लेना नहीं चाहता,
लेकिन वो जनता का एक बहुत बड़े किसी समाज के अंग का कोई एक जो उनका कोई अधिकार है उसके उनको वंचित करने की बात को हमारे सामने ला करके रखता है। और हम उस अधिकार को, उस जनता को जो हमारे सामने नहीं है लेकिन कोई उनका माध्यम बन के हमारे पास आया है, उसके माध्यम से उस हक को हम उनको वापस देते हैं। तो इसलिए इसको जुडिशल एक्टिविज्म को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये एक हमारा कानूनी और संवैधानिक जिम्मेवारी का अभिन्न अंग है। जी सर, आज़ादी के बाद से एक हमारे सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्याय व्यवस्था ने भी एक लंबा सफ़र तय किया है और बहुत एक लंबा न्यायिक सुधार भी हमने देखा है। लेकिन मौजूदा वक्त में भी न्यायिक सुधार की गुंजाइशों पे चर्चाएं होती हैं, तमाम बात रखी जाती है। आप सीजीआई के नाते किस नज़रिए से देखते हैं न्यायिक सुधार की मौजूदा ज़रूरत को, और आपको लगता है कि किस प्रकार के सुधार की अभी तात्कालिक और दीर्घकालिक विषयों में ज़रूरत महसूस होती है आपको? देखिए, न्यायिक सुधार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको बोल देंगे, जो एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। और इसमें किसी को भी ये नहीं मान करके चलना चाहिए कि अभी सारे न्यायिक सुधार संपूर्ण हो गए हैं और आगे कोई आवश्यकता नहीं है। वो न्यायिक सुधार करना मेरी भी जिम्मेवारी है और मेरे बाद भी जो आएंगे उन लोगों की भी जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि ये एक निरंतरता का मामला है। जो जो समस्याएं आएंगी, जो जो नए नए चैलेंज आएंगे सिस्टम में, उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उनका समाधान ढूंढना ये हमारा न्यायपालिका की जिम्मेवारी है। इसलिए न्यायिक सुधार अभी भी करने, बहुत सारे न्यायिक सुधार हैं जो करने की आवश्यकता है। उनमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो हमें वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं, हमें वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए। जो देश का आम आदमी है उसकी सबसे पहले अगर वो न्यायपालिका का द्वार जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सबसे अच्छा एक मजबूत, सुदृढ़ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सुविधाएं हों, जो लिटिगेंट आए उसके लिए एक अच्छा वहाँ पर उसको लगे कि हाँ, मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ मेरे साथ निष्पक्ष और एक ईमानदारी से और कानून के मायने में, कानून के दायरों में मेरे साथ न्याय होगा। ऐसा उसको आते ही ऐसी भावना उसमें आनी चाहिए, ऐसा उसको माहौल वहाँ पर नज़र आए। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उसको लागू करना है। आज सबसे बड़ा चैलेंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमें टेक्नोलॉजी का एक सदुपयोग करने का है, ताकि जुडिशरी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका टाइम केस मैनेजमेंट पर, डॉकेट मैनेजमेंट पर, फाइलें कहाँ रखनी है, कब डेट लगानी है, उनके कितने केस ऐसे लंबित हैं, उनमें कौन सा केस एविडेंस के लिए है, कौन सा केस बहस के लिए है, ऐसी चीज़ों पर उनका समय वेस्ट ना हो और उस समय का सदुपयोग हो कोर्ट के फैसला करने में। उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये जितने भी न्यायिक सुधार हैं ये निरंतर होने चाहिए। और पिछले बहुत सालों में बहुत सारे सुधार हमारे हुए हैं। आप आज की तारीख में देखेंगे तो कोर्ट्स में एक बिल्कुल नया रूप आया है टेक्नोलॉजी की वजह से। उसमें खासकर विशेष रूप से आज कोई भी आदमी केरल में बैठ करके, नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके, उत्तर भारत में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में अपने गांव से केस को फाइल कर सकता है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील वहां से बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में ऑनलाइन वर्चुअल हियरिंग से बहस कर सकता है। जो आज हमने फैसला किया उस फैसले का कोई भी आदमी अपने घर पर एक मोबाइल पर खोल करके उसको पढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 भाषाओं में अपने फैसलों को ट्रांसलेट करके 16 भाषाओं में उनको देना शुरू किया है। तो बहुत सारे प्रदेशों में लोग अपनी भाषा में ही उन जजमेंट्स को पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम ये सारे सुधार काफ़ी आए हैं, अभी आने हैं और ऐसे ऐसे चैलेंज आते रहेंगे जो बार बार भविष्य में भी सुधारों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जी, आपने सर 16 भाषाओं का जिक्र किया तो भारत की विविधता इससे नज़र आती है और भारत विविधताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस के बारे में बात करते हैं, उनकी नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं, तो क्या उस विविधता का जो परिदृश्य है क्या हम उन जजेस की नियुक्तियों में भी देख सकते हैं? चाहे उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो, अलग अलग क्षेत्रों से, सामाजिक आर्थिक परिवेश से, जैसे एक परिवेश से आप आते हैं, एक ग्रामीण परिवेश से, क्या इस प्रकार की विविधता को आगे बढ़ाने को लेकर कोई प्रावधान या हम आगे कुछ इस पर देख सकते हैं? निश्चित तौर पर विविधता का हम और जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं उनको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन एक मिले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के समय पर ये सारे इन
मुद्दों का एक अच्छा मूल्यांकन होता है। और जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो उसमें महिला वर्ग को भी एक पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखा जा सकता है। मैं संतोषपूर्ण तरीके से ये बताऊंगा कि 5 साल के बाद पिछले कुछ महीनों में हम एक हमारी बहन महिला जज को अपॉइंट करने में हम सक्षम हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि देश में एक समय पर 4 महिला हाई कोर्ट्स की मुख्य न्यायाधीश भी बनी। उनमें से एक हमारी बहन रिटायर हो गई हैं, पर 3 अभी भी सेवारत है। तो इसी तरह हाई कोर्ट्स में भी हम महिलाओं को जज बनाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया है, और ऐसा प्रयास जारी है कि समाज के हर वर्ग को ये लगे कि भारत की न्यायपालिका में उसकी हिस्सेदारी है। जी सर, आपने भी जिक्र किया, और एक बहुत बड़ी चुनौती जो पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था के साथ जुड़ी है वो है केसेस की पेंडेंसी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे सेशन कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक कई ऐसे मामले हैं जो दशकों से कई जगह लटके पड़े हैं या कुछ वर्षों से लटके हुए हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या अब समय आ गया है कि हम समयबद्ध तरीके से किसी मामले की सुनवाई जैसे प्रावधानों के साथ आगे बढ़ें, या क्या हम एक नई बेहतर व्यवस्था लागू कर सकते हैं जिससे ये पेंडेंसी कम हो, न्याय मिले, तुरंत मिले? ये विश्वास हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, जिस समस्या का आपने जिक्र किया ये निश्चित तौर पर है। इस भारतवर्ष में जुडिशरी में, न्यायपालिका में केसेस की जो पेंडेंसी है ये एक हमारे लिए चैलेंज है। इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन उस सुधार के बावजूद भी जनमानस की अपेक्षा बिल्कुल सही है कि हर मुकदमे का फैसला एक निश्चित समय में और जल्दी हो। लेकिन मैं इसके लिए ये भी कहना चाहूँगा कि हर प्रकार के मुकदमे का एक जैसा समय निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन ये समय सीमा कितनी हो इस पर हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। उनकी हम वो जो रिकमेंडेशंस करते हैं उसके ऊपर, उसके आधार पर हम समय सीमा निश्चित करते हैं, और इस पर काफ़ी बड़ा एक हमें कामयाबी इसमें मिली है। सरकार के सहयोग से अभी हमने बहुत सारे जघन्य अपराधों के मामलों में 1 साल के अंदर ही ट्रायल का मुकदमा चले और 1 साल में ट्रायल कंप्लीट हो जाए, इसके लिए अभी हम कुछ दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। उसी प्रकार से हमने फैमिली कोर्ट्स को, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या फैमिली डिस्प्यूट्स है, उनके लिए हमने फैमिली कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया है। कमर्शियल जो मुकदमे हैं उनके लिए कमर्शियल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया है। ऐसे विशेष रूप से कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि सभी केसेस, अलग अलग प्रकार के केसेस को अलग अलग प्रकार की एक्सपर्ट कोर्ट्स जो है एक समय सीमा में डिसाइड करें। पर जैसा मैंने कहा, अभी हमें उसमें पूरी सफलता नहीं मिली है। इसके कई कारण हैं। उसमें कुछ हमारी जजेस की अपॉइंटमेंट्स का है, कुछ स्ट्रेंथ हमें जजेस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे ऑफिसर्स मैकेनिकल तौर पर फैसला करना ना शुरू कर दें। इसलिए टेक्नोलॉजी का हमने सदुपयोग किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी को जज बनने की बजाय जज का सहायक के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, आपसे इन तमाम न्यायिक महत्वपूर्ण मसलों पे हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे, और हमारे साथ लगातार मौजूद हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय जी। उनसे हम न्याय सुधार और तमाम अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज नाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज में। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। हम लगातार उनसे बात करें। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत। और
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश के आम नागरिक की न्याय की आस का एक अंतिम कड़ी के तौर पे है। हमने देखा है कि कई बार लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट तक आने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको लगता है कि शायद तुरंत हमको सही न्याय मिल जाएगा। लेकिन इस प्रवृत्ति को लेकर भी कई प्रकार की दोनों तरफ की बहस होती है कि इसके कुछ पक्ष में भी है, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस की पेंडेंसी को बढ़ाने का काम करता है? कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनकी पूरे भारतवर्ष के ऊपर जिनका असर आना है, वो किसी प्रदेश और किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए नहीं होते। दूसरा केस होता है जिसको एक ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट, एक वो प्रदेश और क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ मामला है। उन मामलों को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली पिटीशन आती है तो उसमें मैंने ये विषय उठाया था कि आप उसमें हाई कोर्ट में जाइए। देखिए, भारत के संविधान में हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। आर्टिकल 32 जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, और आर्टिकल 226 जिसके तहत हाई कोर्ट्स अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाती हैं। अगर आप दोनों संविधान के प्रावधानों का अगर एक उनका आप विश्लेषण करेंगे तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है ये कहने में कि हाई कोर्ट की पावर 226 में सुप्रीम कोर्ट की 32 की पावर से ज़्यादा विशाल है। और हमारे संविधान के निर्माताओं ने लिखा कि हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होगा। आप उनका विचार देखिए, आप उनका एक भविष्य का दृष्टिकोण देखिए। वो हम एक्सेस टू जस्टिस की बात करते हैं, न्याय आपके द्वार पर बात करते हैं। उन्होंने उस न्याय आपके द्वार पर की भूमिका संविधान के माध्यम से ही ले डाली। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको अपने संवैधानिक, कानूनी, सिविल, ह्यूमन किसी भी प्रकार के राइट्स का अगर आपका कोई उल्लंघना हुई है तो आप अपने ही प्रदेश की हाई कोर्ट में जाइए, और उसको वो सारे अधिकार दे दिए गए। तो उस व्यक्ति के अधिकार की जब परिपूर्णता के लिए प्रदेश में ही एक व्यवस्था मौजूद है तो उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया जाए? जुडिशियल सिस्टम की मजबूती के लिए ये अति आवश्यक है कि जो मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दायर होने वाला है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाना चाहिए, जो हाई कोर्ट में हो सकता है उसको हाई कोर्ट में ही आना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के लिए विशेष रूप से है तो वो सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये हमारा जो एक संवैधानिक ढांचा बना हुआ है उसका मान सम्मान होना अति आवश्यक है। आपने न्यायपालिका की मजबूती का जिक्र किया, तो न्यायालय की जो पहली सीढ़ी है वो ज़िला अदालतें हैं, और ऐसे में ज़िला अदालतों को सक्षम बनाना, उनको संसाधन युक्त करना, आपने अभी इसका जिक्र किया कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन भी इस दिशा में आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है। आपको लगता है कि कैसे हम तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, पूरे देश के नाते हमारे ज़िला अदालतें ज़्यादा सक्षम और बेहतर तरीके से काम कर सके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत आवश्यक है। जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं होंगी तो एक जुडिशरी के लिए ये कोई एक आदर्श स्थिति नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने, ऐसा पहले नहीं हुआ, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज की सुपरविज़न में एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसमें ऑल इंडिया में जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उस कमेटी ने सारे देश का एक अवलोकन किया है। और जैसा मुझे बताया गया है वो शीघ्र ही वो मुझे रिपोर्ट देने वाले हैं, जिसमें देश के हर प्रदेश का, प्रदेश के हर जिले का और जिले के हर सब डिवीज़न या तालुका जिसको बोलते हैं, वहाँ पर किस किस्म की सुविधाओं की आवश्यकता है, उन्होंने उसका बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन किया है। और उस रिपोर्ट के बाद मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जहाँ जहाँ जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। मीडिएशन के लिए भी सबसे पहला कदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही स्टार्ट होता है। हमारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसमें एक प्रावधान है कि कोई भी अगर मुकदमा जब आता है कोर्ट में तो उसमें कोर्ट जो है प्रयास करेगी कि पार्टीज़ के अंदर समझौता करवाने के लिए उसको मीडिएशन को भेजा जाए। तो उसकी भी जो पहल है, जो
इनिशिएटिव है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। तो वहाँ एक अच्छा मीडिएशन भवन होना, उसमें अलग अलग कमरे होना, पार्टियां आपस में एक कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ बातचीत कर सकें, उन्हें समझौते का प्रयास किया जा सके, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आवश्यकता है। और संभावित आंकड़ा ये बताता है कि 70% मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। 30% मुकदमे ही हैं जो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अलग आते हैं। तो 70% जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं, जो नागरिक आया है अपने अधिकार के लिए, उनको सबसे आवश्यक है कि उनको वहाँ सेवाएं प्रदान की जाए। बिल्कुल सर, आम आदमी के लिए न्याय सस्ता हो, सुलभ हो, इसको लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है, न्याय पाना बड़ा महंगा है, इस प्रकार की बहस समाज में, या कहा जाए एक आम राय भी कई बार बनती नजर आती है। आपको लगता है कि जिस ओहदे पे आप आज बैठे हैं, आप यहाँ से क्या कहना चाहेंगे कि आम आदमी के लिए, आम व्यक्ति के लिए न्याय सस्ता होगा, सुलभ होगा, तुरंत उपलब्ध होगा? हाँ, इसमें 3 महत्वपूर्ण कदम हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम है जो हमने टेक्नोलॉजी का जो उसमें इस्तेमाल किया है। जैसा मैंने बताया कि देश के किसी भी भाग में बैठ करके आज मुकदमा डाला जा सकता है, उसकी सुनवाई देखी जा सकती है। उसमें एडवोकेट भी कोई आवश्यक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही एडवोकेट होगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के एडवोकेट भी अपनी क्षमता के अनुसार वो वर्चुअल हियरिंग से अपीयर होकर के केस की बहस कर सकते हैं। पार्टीज़ को भी बार बार कोर्ट में जैसे अपनी तारीख का पता करने के लिए या उसमें किसी भी डेट पर क्या कार्रवाई उसको जानने के लिए शहर में आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर बैठ करके ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। उससे कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन काफ़ी कम हुआ है। और क्योंकि वकील को करने का भी आप जिस भी लेवल पर जाएंगे तो ओवरऑल लिटिगेशन का एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, चाहे उसमें वकील को करना है या दूसरा एक्सपेंसेस है। तो ऑनलाइन फाइलिंग से वो भी सारे आपका काफ़ी सब्सटेंशली जो जिसको बोलते हैं काफ़ी हद तक वो कॉस्ट उसमें कम हुआ है। तो हमने कॉस्ट इफेक्टिविटी लाने के लिए, यानी एक सस्ता और सुलभ न्याय के लिए, सुलभ भी हुआ क्योंकि आप घर बैठ करके कर सकते हैं, सस्ता भी हुआ क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो गई है। तो उसका एक तो पहला प्रयास हुआ। दूसरा प्रयास हमने, हमारे देश में काफ़ी ऐसा बड़ा वर्ग है जो आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। हमारे ऐसे समाज के बड़े अंग हैं, उसमें हमारे सीनियर सिटीजन भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, उसमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस भी आते हैं, उसमें हमारे स्पेशली एबल्ड लोग भी आते हैं। इन सब के लिए हमने फ्री लीगल एड का प्रावधान किया है। तो उन सब को मुकदमे पर कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इसके लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा बजट का प्रावधान किया है। तो हम उस पैसे के सदुपयोग के लिए हम ऐसे लोगों को न्यायिक सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। तो उन लोगों को आज की स्थिति में उनका एक ये कानूनी हक है कि वो बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई खर्च किए इन सुविधाओं को उपलब्ध लें, और उनका एक हक है कि उनको ये हम उपलब्ध कराएं। तो एक दूसरा ये बहुत बड़ा पहलू है। और तीसरा पहलू इसमें मैं मानता हूँ, इसमें हमारे वकीलों का, विशेष रूप से युवा वकीलों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज हर बार एसोसिएशन में मैं आज जहाँ युवा वकीलों से मिलता हूँ, उसमें कितने हमारे सैकड़ों युवा साथी हैं जो वॉलंटरली बिना किसी फीस के लिए प्रो बोनो सर्विसेज को आज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं न्यायपालिका का एक परिवार का सबसे बड़ा होने के नाते मैं उन सब पर गर्व महसूस करता उनका पूरा मान सम्मान करता हूँ कि उन्होंने स्वेच्छा से ये अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। और उससे लोगों को कई बार सरकार के खर्च पर जो वकील है उसको लेकर के कई बार उनको लगता है कि ये अच्छा कॉम्पिटेंट है या नहीं है, लेकिन जब प्राइवेट वकील जो कॉम्पिटेंट उसको लगता है और वो स्वेच्छा से जब अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है, तो उससे भी हमारे जुडिशल सिस्टम में कॉस्ट इफेक्टिविटी आई है, खर्च काफ़ी कम हुआ है। तो मुझे लगता है इन तीनों पहलुओं को और ज़्यादा सुदृढ़ करके और समय सीमा निश्चित करके, ताकि लंबा मुकदमा ना चले, जितना लंबा होगा उतना खर्च बढ़ता जाएगा। तो ये सारे सामूहिक प्रयास करके हम अवश्य इस बात में कामयाब होंगे कि जो लिटिगेशन है देश में, जो मुकदमा है, उसकी कॉस्ट भी
कम हो और उसकी समय सीमा भी जल्दी हो और एक व्यक्तिगत तौर पर उसका भार जो है कम से कम आए। एक न्यायमूर्ति के नाते सर आपका बहुत फोकस नज़र आता है मध्यस्थता को लेकर, मीडिएशन को लेकर। केस की पेंडेंसी को कम करने में ये बहुत मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म को कैसे हम और इस तेज़ी से आगे बढ़ाएं ताकि ये बहुत ज़्यादा हमें फ्रूटफुल तरीके से नतीजे दे सके, क्या उस दिशा में हो? देखिए, मीडिएशन एक विषय है जो मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है और मैंने मीडिएशन के लिए काम भी किया है टीम के तौर पर सभी लोगों से साथ मिला करके। मीडिएशन की सबसे सुंदर जो परिणाम है वो है भाईचारा और सामाजिक समन्वय बने रहना। जब दो पार्टी जो किसी मुकदमे की वजह से आपस में विरोधाभास की वजह से जो कोर्ट में आए, जब उनमें आपस में समझौता होता है तो ये समझौता सिर्फ कागज़ पर नहीं होता, ये समझौता दिल से भी होता है। तो समाज में किसी किस्म की एक कड़वाहट और दूरी ना आए दो परिवारों में, समाज के अलग अलग हिस्सों में, उसका ये मीडिएशन एक बहुत अच्छा उत्तर है उस प्रश्न का। इसलिए मीडिएशन का बढ़ावा देने से हम समाज की जो सुदृढ़ता है उसको बनाए रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा, मीडिएशन से लिटिगेशन का खर्च बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जब समझौता हो जाता है तो न आपको अपील में जाना है, न दलील में जाना है, न आगे जाना है, आपका वहीं पर समझौता हो जाता है। तो मुकदमा निबट भी गया, खर्च भी नहीं बढ़ा, आपके आपस में एक सामाजिक रिलेशन जो है वो भी बहुत अच्छा आपका बना रहा। तो इसलिए मीडिएशन एक बहुत ही अच्छा सुदृढ़ एक सुयंत्र के तौर पर हमारे सामने आया है, जिसमें हमने पहले उसको अल्टरनेट बोलते थे, हमने अल्टरनेट की बजाय कहा नहीं प्रेफर्ड है, यानी इसको लोगों को इस अवसर को सबसे पहले लेना चाहिए, उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो उसके तौर पर हमने मीडिएशन को किया। ये अकेला मैं गांव या समाज या गली कूचे के मुकदमे के बारे में नहीं बोलता। देखिए, मान लीजिए बिजनेस एंटिटी हैं, दो कंपनीज हैं जिनके बीच में कोई आपस में एग्रीमेंट हुआ और उनके व्यापार में कोई डिस्प्यूट आया, उनमें भी अगर मीडिएशन होता है, समझौता होता है, तो उनका आपस में बिजनेस का जो रिलेशनशिप है, जो व्यावसायिक रिलेशनशिप है, वो बनी रहती है। वो आगे भी उसी तरह फिर आपस में एक दूसरे के साथ व्यवसाय करते हैं। तो इसलिए मीडिएशन का हर जगह ही एक बहुत ही एक पॉजिटिव जिसको बोलते हैं उसका एक परिणाम आया है। और पार्लियामेंट ने मीडिएशन एक्ट 2023 का बना करके इस बात को एक और अच्छी तरह सुदृढ़ किया है कि इस देश में मीडिएशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से जैसा हमने पहले नोट किया कि देश में मुकदमों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारा अथक प्रयास है कि उनकी समय सीमा हो, तो उसमें अगर कुछ मुकदमे मीडिएशन से सेटल होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हमें सहयोग मिलता है। सर, ई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी यानी तकनीक को हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये त्वरित न्याय की दिशा में सहयोग करता नजर आता है। अभी इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हो और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम तेजी से न्याय प्रक्रिया में आगे बढ़ें, उसमें आप किस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखते हैं, इसको हम लागू कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी ने भारतीय न्यायपालिका में एक क्रांति लाई है। आज आप कुछ साल पहले तक कोर्ट की जो व्यवस्था होती थी उसमें तारीख लगने से लेकर के ऑर्डर जो लिखने से लेकर के सब कुछ सारा मैनुअल होता था। टेक्नोलॉजी आने के बाद आज कोर्ट में हज़ारों फाइलों के ढेर नज़र नहीं आते। जैसा मैंने पहले बताया, सुनवाई से लेकर के फाइलिंग से, मुकदमा से लेकर के जजमेंट से लेकर के कोई भी न्याय प्रणाली का कोई भी स्टेप आता है, कोई भी उसमें जो नेक्स्ट इवेंट कुछ भी आता है, वो सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को बहुत ही सरल तरीके से उपलब्ध हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें इस बात का रहा है। टेक्नोलॉजी से कॉस्ट भी कम हुआ है, टेक्नोलॉजी से फास्ट ट्रैक भी हुआ है, टेक्नोलॉजी से सबसे अच्छा काम है केस मैनेजमेंट हुआ है, डॉकेट मैनेजमेंट हुआ है। और हमारा एक बहुत ही एक अहम भूमिका टेक्नोलॉजी ने हमारा डाटा मैनेजमेंट में की है। आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके किसी एक मुकदमा विशेष से मुझे पता लग जाएगा कि इससे रिलेटेड कितने केस कहाँ पेंडिंग है, ये केस किस डेट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ओरिजिनेट हुआ और इसकी कितने साल इसको लगे हैं। ये सारा एक कंसोलिडेटेड डाटा जो है
वो आज टेक्नोलॉजी की बदौलत ही आज हमारे पास उपलब्ध है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी केस में उसमें एआई का भी बहुत बड़ा भूमिका है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को केस लॉ रिसर्च करना है, पहले के जजमेंट्स कैसे हुए, किस विषय पर कौन सा रहा, उनको ढूंढना है। किसी पार्टी की प्लीडिंग्स को और उनके उत्तर को, जवाब को, इनको सबको मिला करके क्या विषय आते हैं, इन सब को ढूंढने में एक बहुत ही आसान तरीका टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल जाता है। इसलिए टेक्नोलॉजी को मैं गेम चेंजर बोलता हूँ जुडिशरी के लिए, और इसका सदुपयोग अभी तक हुआ है और इसकी और ज़्यादा उपयोग होने के अवसर हैं। इसलिए हम हमारी ई टेक्नोलॉजी कमेटी के माध्यम से हम इसमें नए नए प्रयास हमारे जारी रहते हैं। जी सर, आपने एआई का जिक्र किया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम क्षेत्रों में बड़ा सहयोग भी कर रही है, लेकिन न्यायपालिका में क्या इसके इस्तेमाल की दिशा में हम आगे बढ़ते देखेंगे, या फिर इसको लेकर जो चुनौतियां भी हैं उसके ध्यान रखते हुए भी कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा पावरफुल एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको अगर तरीके से और एक रेगुलेटेड तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, इसका सदुपयोग किया जाए, तो ये बहुत ही उपयोगी है। और इसका उपयोग भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की कुछ न्यायपालिका में अलग अलग तरीके से हमने इसका शुरू किया है। लेकिन एआई के कुछ बहुत एक सीरियस चैलेंजेस भी हैं। एआई से झूठे फैसले, बनावटी फैसले पैदा हुए हैं। एआई के माध्यम से ऐसी प्लीडिंग्स बनाई गई हैं जो उस केस से संबंधित नहीं लगती हैं। एआई के माध्यम से और भी कई चीज़ों का डीप फेक, ये जो दुरुपयोग होता है और पर्टिकुलरली कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के, ये ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं। लेकिन इन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में एआई कमेटी अलग से कॉन्स्टिट्यूट की। मेरे एक सीनियर हमारे कोलीग जज हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं, और कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस और कुछ टेक्नोक्रेट्स उसमें हमारे सदस्य हैं। हमारी एआई कमेटी ने अभी हमारे रेगुलेशंस बनाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हमने उनको डाला है। उन रेगुलेशंस के माध्यम से हमने बताया है कि हम एआई को एक सहयोगी के रूप में सदुपयोग करेंगे। एआई जुडिशरी का या जजेस का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। एआई को हम जज नहीं बनने देंगे, लेकिन जज की सुविधा के लिए वो एक अहम भूमिका निभाए, इसका हमने प्रावधान किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन रेगुलेशंस के माध्यम से हम एआई को एक कंट्रोल्ड मैनर में जुडिशरी के लिए उसका पूरा लाभ उठाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, और ये लाइव स्ट्रीमिंग करना कई बार अपने आप में न्याय को एक आम आदमी की समझ के लिहाज से बेहतर नज़र आता है, बट उसकी कुछ चुनौतियां भी हमने बीते समय में देखी हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल कि बीते दिनों एक मुकदमे की सुनवाई के दरमियान आपकी एक मौखिक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में कई प्रकार की चर्चाएँ और कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ सामने आई। आपको लगता है कि इस विषय को कैसे हैंडल करने की ज़रूरत है? आपकी अपनी सोच इस विषय को लेकर क्या कहती है? देखिए, हम जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कटिबद्ध हैं। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इसी के बढ़ते कदम के रूप में हमने लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट में शुरू किया था, और हमारा प्रयास है कि लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाइव स्ट्रीमिंग का कुछ स्थानों पर उसका दुरुपयोग हुआ। उसमें से कुछ एक छोटी सी क्लिप्स निकाल करके जजेस के कुछ शब्दों को, उनका बैकग्राउंड बताए बगैर, वो किस बैकग्राउंड में, किस माहौल में, किस कंटेक्स्ट में उन शब्दों का हुआ था, उन पूरे सेंटेंसेस को भी बिना यूज़ किए उनका दुरुपयोग हुआ है। ऐसी इंस्टेंसेस हमारे सामने आई हैं, और उसका हमसे ज़्यादा न्यायपालिका की बजाय मुझे लगता है कि बार के सदस्यों ने उस पर बहुत एक गहरा उसके बारे में उनको असमंजस में उनको डाला गया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने स्वयं एक पिटीशन फाइल किया है कि लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर के कुछ रेगुलेटरी हमें स्टेप्स लेने चाहिए। उसमें
ये मामला अभी कोर्ट में सब जुडिस है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि सबका उद्देश्य ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो और उसका कमर्शियल तौर पर विशेष रूप से उसका दुरुपयोग ना हो। कुछ लोग जो उसको उसके माध्यम से उनकी छोटी छोटी क्लिप्स को मिसयूज़ करके और अपने पर्सनल गेन के लिए, कमर्शियल गेन के लिए जो उसका दुरुपयोग करते हैं, वो उस पर वो बंद होना चाहिए। इसके ऐसा एक विचार मंथन कोर्ट में चलता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बार ने ऐसी बातें उठाई हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आगे आए हैं कि इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये जो जिस टिप्पणी की बात आपने की, वो टिप्पणी भी इसी प्रकार से दुरुपयोग हुई है। जो नहीं कहा गया था उसको बोला जाता है कि ऐसा बोला गया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष रूप से देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का एक ये बड़ा क्रूर प्रयास है। वो मैं कभी सोच ही नहीं सकता जिनके बारे में जो बात कही गई, तो वो ये सोशल मीडिया ने के कुछ लोगों ने, उसमें सोशल मीडिया में भी सभी नहीं है पर कुछ लोग हैं जो दुर्भाव से और किन्हीं अपने और कारणों से उन्होंने उसको मिसकोट किया और गलत तरीके से उसका दुरुपयोग किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नज़रिए से, एक व्यक्ति के नज़रिए से आपको लगता है कि ऐसा उदाहरण दोबारा ना हो? क्या इस विषय पे कुछ सोचने की ज़रूरत है? देखिए, मैं जो लोग करते हैं उन्हीं से अपील करूंगा कि वो भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं और उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है। आप मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, किसी भी में हैं, या आप वैसे नागरिक हैं, कोई भी हैं, हम सब पर जिम्मेवारी है। हमारे सब के अधिकार हैं, तो हमारे सब पर कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक जिम्मेवारियां हैं। और उन सामाजिक जिम्मेवारियों में दूसरी हमारी समाज हमसे अपेक्षाएं करता है कि जब हम अधिकारों की बात करें तो हम जिम्मेवारियों को निभाने की भी हमारी शक्ति होनी चाहिए। तो इसलिए मैं उनसे अपील ही करूंगा कि उनको वो अपनी जिम्मेवारियां याद रखनी चाहिए और समाज में सौहार्द बना रहे, इस बात के लिए हम सबको अथक प्रयास करना चाहिए। सर, कई मुकदमे जिनकी सुनवाई चल रही होती है या फैसला आने से पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उसके ट्रायल शुरू हो जाता है। एक तरीके से वो सेपरेटली पैरेलल एक तरीके से व्यवस्था होती है जो कई बार समाज में उस संभावित या आने वाले न्याय को लेकर अलग प्रकार की अवधारणाएं बना देते हैं। इस पूरी व्यवस्था को या इस स्थिति को, इस दृश्य को आप कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि क्या इससे न्यायिक व्यवस्था की इमेज पे कोई असर पड़ रहा है? देखिए, ये भी एक ऐसा इशू है जिसको मैं सोशल मीडिया से अपील करूंगा कि उनको इस पर थोड़ा सा विचार मंथन करना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन में और जुडिशियल डिसीजन में एक बहुत बड़ा अंतर है। पब्लिक ओपिनियन, जब कोई भी घटना, दुर्घटना होती है तो ये स्वाभाविक है कि लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया वो किस चीज़ पर देंगे? जैसा उनको बताया, उनके सामने पेश किया जाता है। अगर आपने उनके सामने ये पेश कर दिया कि ये अपराध एक्स ने कमिट किया है, तो लोग एक्स को अपराधी मान करके अपना निर्णय देना शुरू कर देंगे। कानून का प्रावधान अलग है। कानून में एक्स ने ये अपराध किया है, इस बात के लिए कुछ सबूतों की आवश्यकता है। उन सबूतों को देख करके कोर्ट अपना जुडिशियल डिसीजन उस पर देगी। तो मुझे लगता है कि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई दुर्घटना, घटना, कोई अपराध हुआ है और मान लीजिए पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया और मीडिया उस बात को पब्लिक के सामने लेकर के आता है, तो ये बहुत बड़ी समाज की, देश की सेवा है। मैं इसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ। पर उसके बाद आप न्यायपालिका को थोड़ा सा समय दीजिए। आपने बहुत अच्छा किया, उनके नोटिस में ला दिया। न्यायपालिका को समय दीजिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन को सबसे पहले समय दीजिए, ताकि वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सके। इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि वो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट रूप से उस मुकदमे को इन्वेस्टिगेट करें और एक रिपोर्ट उसमें पेश करें। फिर कोर्ट को समय दीजिए कि कोर्ट उस पर न्यायिक तरीके से, कानून की मर्यादा में रह करके उस पर फैसला दे। कोर्ट का फैसला गलत हो सकता है। जब फैसला गलत हो तो आप उसको, फैसले को क्रिटिसाइज कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म अगर डिसीजन का होता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमने कई बार, कई मुकदमों को हम एक ट्रायल कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, हाई कोर्ट कुछ और देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको भी बदल देती है। ऐसा संभावित है,
ये क्योंकि जज भी ह्यूमन बीइंग है, उनका अपना ओपिनियन बनता है और कानून में ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं जिनके आधार पर हमारे ओपिनियन बदल जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आज कोई दुर्घटना हुई और शाम तक आप उसका फैसला भी कर देंगे कि किसने ये घटना की है और कौन इसके लिए अपराधी है और उसको क्या सज़ा होनी चाहिए। ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल गलत है। समाज की जिस ट्रेंड और जिस प्रवृत्ति और सोच का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि एक न्यायपालिका और समाज की सोच के बीच का जो एक गैप है, इसको ब्रिजन करने की ज़रूरत है? तो क्या न्यायपालिका में आम जनता के विश्वास बहाली को लेकर कुछ और ज़्यादा प्रयास करने का वक्त भी है? सबसे बड़ी बात है कि अदालत में एक पब्लिक के लिए स्थान हो, लोग आएं अदालत में, अदालत की सबके लिए ओपन हो, किसी का जो उसका अपना विचार है उसके ऊपर एक कोर्ट में कानूनी मर्यादा के बीच में उस पर बहस हो और उन अधिकारों को वहाँ पर डिटर्मिनेशन हो, उन अधिकारों के बारे में एक सुनिश्चित किया जाए कि कौन किसका है। इस करने के लिए न्यायपालिका के ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी है कि वो निष्पक्ष रूप से, बिना किसी दुर्भाव के, बिना किसी दबाव के और मानवीय भावनाओं को, मूल्यों को मद्देनज़र रख करके अपने फैसले दे और वो फैसले न्याय संगत और न्याय तर्कपूर्ण भी हों और उनमें मानवता भी नज़र आनी चाहिए। ये अति आवश्यक है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस किस्म के हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल जब शुरू किए हैं और ऑफिसर्स को हमने ऐसा एक जुडिशल एकेडमीज़ के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें उनको अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी जाए, ताकि विषय विशेष को लेकर के क्या आपको प्रावधान आपको रखने हैं फैसला देते वक्त, जो आपको अपना उनको फॉलो करना चाहिए, ऐसा हमने उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बनाया गया है। तो मुझे विश्वास है कि नेशनल जुडिशल एकेडमी हमारा इस पर बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है और वहाँ पर ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिस्कस होते हैं। तो उनके माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि एक जुडिशल ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो ये जो जिस गैप की, जिस हमने सीमा की, जिस दूरी की बात की, वो और ज़्यादा कम होती जाएगी। सर, आपने मानवता का जिक्र किया, तो महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए जो जघन्य अपराध होते हैं उनके मामलों की त्वरित सुनवाई हो, त्वरित न्याय मिले, इसको लेकर भी समाज में अपेक्षाएं बढ़ती नजर आ रही है। आपको लगता है इस दिशा में क्या और प्रयास हो सकते हैं? मैं समाज की अपेक्षाओं का पूरा समर्थन करता हूँ। कई बार ऐसे जघन्य अपराध होते हैं जिनमें हमें विशेष रूप से उन मुकदमों का फैसला तुरंत होना चाहिए। उससे संदेश जाता है, अगर कोई इनोसेंट आदमी है तो भी उसका पता लग जाता है, लेकिन अपराधी है तो उसको सज़ा होने में देर नहीं होनी चाहिए। इसका एक ही ये संभव है जब हम इसके लिए विशेष अदालतों का गठन करें। और जैसा मैंने बताया कि हम अलग अलग विषयों पर विशेष अदालतें गठन भी करने में सक्षम हुए हैं और ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। कुछ विषय हैं जिनके लिए हमें राज्य सरकारों से आर्थिक सहायता लेनी पड़ती है विशेष अदालतों को बनाने के लिए, उन्हीं के माध्यम से ऐसा होता है। तो हमारा ये आपस में एक सहयोग और एक बातचीत दोनों जुडिशरी और स्टेट गवर्नमेंट्स में, एग्जीक्यूटिव में ये चलता रहे, निरंतरता बनी रहे इसमें, और हम ऐसी कोर्ट्स एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएं जिनमें ये फैसले एक विद इन टाइम लिमिट्स के हो जाएं, तो इससे एक बहुत अच्छा संदेश लोगों को मिलेगा। सर, हिंदुस्तान 2047 तक विकसित भारत के विजन पे काम करता हुआ तेजी से आगे बढ़ने की गति पे काम कर रहा है। इस पूरे यात्रा में आप न्यायपालिका की भूमिका क्या देखते हैं और आपको लगता है कि इस पूरे सफर में क्या बड़े बदलाव आपको तुरंत नजर आते हैं जिन पे काम करने की जरूरत है? देखिए, देश का विकास केवल अर्थव्यवस्था से नहीं है, उसके साथ जितने भी और सार्वजनिक ढांचे हैं और इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें जुडिशरी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, उन सभी संस्थानों का सुदृढ़ होना आवश्यक है। तो 2047 के भारत के लिए एक ऐसी जुडिशरी हो जो रूल ऑफ लॉ में
लोगों की आस्था को बनाने में सक्षम हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सुदृढ़ करने में जो सक्षम हो, संविधान के जो मूल भाव हैं और जो संविधान के हमारा जो बेसिक वैल्यूज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो उसमें हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको प्रमोट करने में जो जुडिशरी कामयाब हो। एक ऐसी जुडिशरी जो टेक्नोलॉजी और एआई की सहायता से एक बिल्कुल समय सीमा पर लोगों को एक बहुत इफ़ेक्टिव और टाइमली जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ऐसी जुडिशरी की मैं परिकल्पना करता हूं। और मुझे विश्वास है जिस निरंतरता के साथ जुडिशरी प्रोग्रेस करती आ रही है उसमें 2047 में जिस जुडिशरी की मैं आज परिकल्पना शब्द प्रयोग कर रहा हूं वो वास्तविकता में आप देखेंगे उसको। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे युवा देश है दुनिया के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो भारत के युवाओं को मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के नाते आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? और संविधान की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, न्यायपालिका की बात हो, उस नज़रिए से क्या आपका एक बड़ा संदेश? देखिए, युवा वर्ग देश की बहुत बड़ी शक्ति है। देश की आशाएं युवा वर्ग पर हैं और देश अगर भविष्य में और वर्तमान में गर्व महसूस करता है तो वो युवा शक्ति के माध्यम से ही, युवा शक्ति के कारण ही करता है। इसलिए युवा शक्ति से मेरी बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। अगर मैं न्यायपालिका को या कानून के क्षेत्र की बात करूं तो आज का युवा वर्ग और मेरे समय में जिन्होंने कानून की पढ़ाई की उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज जितना युवा वर्ग कानून की पढ़ाई पढ़ता है वो बहुत ही हार्ड कॉम्पिटिटिव टेस्ट के थ्रू, बहुत ही मेरिटोरियस बच्चे, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो कमिटेड हैं, जिनका फोकस है कानून की शिक्षा में, वही बच्चे आज एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं। और वो कंपटीशन के थ्रू उनका एडमिशन होता है। कंपटीशन हमारे समय भी था, लेकिन न्याय कानूनी पढ़ाई का उस वक्त इतना बड़ा ढांचा नहीं था, जो धीरे धीरे नेशनल लॉ स्कूल्स बनने के बाद खासकर और 5 ईयर डिग्री कोर्स यूनिवर्सिटीज़ में भी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जब से लागू हुआ है, तो न्याय कानूनी शिक्षा का एकदम बिल्कुल नया ही एक रूप सामने आया है। उसमें ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चे वहाँ पर आए हैं। इन्हीं ने कल को कानून की पढ़ाई पूरी करके हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स बनना है। इन्हीं में से, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप हायर जुडिशियल सर्विस में जाएंगे तो आपको 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए। इन्हीं ने वो 7 साल की प्रैक्टिस करने के बाद हमारी हायर जुडिशरी के मेंबर बनना है। इन्हीं में से जो लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे उनको एक समय स्थिति आने पर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। इसलिए इन युवकों में एक अच्छी क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होना बहुत आवश्यक है। आज उन युवाओं को एक जो संघर्ष उसके सामने, जो एक युवा जो आज पढ़कर के कानूनी पढ़ाई करके आता है, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है ऐसे दूसरे लोगों से जो फेक डिग्री लेकर के, बोगस इंस्टीट्यूशन से लेकर के आकर के, और जो प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल वैल्यूज़ को मेंटेन नहीं करके इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। तो इन बच्चों को उनके साथ संघर्ष करके उनके सामने अपनी प्रोफेशनल एथिक्स, आदर्शवाद को मेंटेन करके, अपनी आचार संहिता को लागू करके, इनको अपनी मेरिट के आधार पर, इनके अपने मूल्यों के आधार पर इनको एक अपने लिए स्थान बनाना है। और जब वो स्थान बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो प्रोफेशन में भी इनका नाम होगा, जुडिशरी में भी इनका नाम होगा। और जब मेरिट के बच्चे बार और बेंच दोनों जगह होंगे तो आप मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की न्यायपालिका की रूपरेखा ही बिल्कुल एकदम अलग होगी। इसलिए मैं ये आशा करता हूं, मेरा ये विश्वास है कि ये बच्चे आकर के अपनी कानून की परीक्षा पूरी करने के बाद किसी भी प्रकार की इनका जो भी इनका विचार मंथन हो, इनको सर्विसेज में जाना है या प्रैक्टिस करना है, तो ये जुडिशरी से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित अपना दृष्टिकोण रखें और इस फील्ड में काम करें। तो ये देश की न्यायपालिका के लिए, जुडिशियल सिस्टम की क्वालिटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यही मानदंड बाकी युवाओं के लिए भी लागू होता है। तो जिस भी फील्ड में है, जो बच्चे आज मेरिटोरियस बच्चे हार्ड वर्क और मेहनत के साथ करके आते हैं,
मुझे लगता है समाज में उनके लिए स्थान और समाज में उनके आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप होना बड़ा आवश्यक है। और ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम उनको ये मार्गदर्शन दें और उनके लिए वो एक माहौल बने जिसमें वो अपनी मेरिट का, अपने गुण का और अपनी शक्ति का एक सदुपयोग और करके समाज के लिए, देश के लिए वो अच्छा कर सके। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने तमाम मसलों पर जो कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं, सामाजिक और न्यायपालिका के बीच के तो तमाम जो विषय हैं, उस विषयांतर है, उस पर आपने विस्तार से बात रखी, हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर विस्तार से बात रखी है। इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।